सुशील जहांगीर। आज हम चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बल गतिकी की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं उनको यहाँ लेंगे। इसके साथ ही जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी चैप्टर जो है उनके रिवीजन और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप उनको भी देख सकते हैं। जो भी वीडियो मैंने डाले हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की जो PDF है वो भी आपको इस वीडियो के लिंक में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी ओरिजिनल में है क्या? ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ एक वर्ड आता है अभिक्रिया का वेग। हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें कि वेग क्या होता है तो हम कहेंगे कि वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। मान लो कोई बाइक सवार बाइक लेके जा रहा है और वो 10 मिनट में 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम कहेंगे उसकी चाल या वेग क्या होगा? तो हम कहेंगे 15 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और समय कितना है 10, तो हम कहेंगे उसका वेग या चाल होगी 15/10। लेकिन यहाँ रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग की बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो भाग लेते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनने वाले पदार्थ हम कहते हैं उत्पाद। यहाँ हम अभिकारक की बात करेंगे। ये सबको पता है कि शुरू में रासायनिक अभिक्रिया जब हम स्टार्ट करते हैं तो अभिकारक की सांद्रता उच्चतम होती है और उत्पाद की सांद्रता शून्य होती है। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया आगे फॉरवर्ड होती है, आगे बढ़ती है, अभिकारक की सांद्रता घटने लगती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ने लगती है। तो हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग में अभिकारक और उत्पाद के संदर्भ को लेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होगा? एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या एकांक समय में उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो वेग हो जाएगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और नीचे क्या लेंगे? परिवर्तन में लगा समय। मात्रा की बात करेंगे तो सांद्रता में परिवर्तन को हम मापते हैं मोल प्रति लीटर में, और समय को हम लेते हैं सेकंड में। ऊपर आएगा क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। ये अभिक्रिया के सामान्य वेग की हम बात कर रहे हैं। वेग के आधार पर हम अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटते हैं: तीव्र या आयनिक अभिक्रियाएं, सेकंड अति मंद अभिक्रियाएं, थर्ड मंद अभिक्रिया। वह अभिक्रियाएं जो कुछ ही सेकंड में संपन्न हो जाती है उनको हम बोलते हैं तीव्र या आयनिक अभिक्रियाएं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl से कराएंगे तो हमें NaCl और साथ में क्या मिल जाएगा? वाटर। लेकिन वह रिएक्शंस जिनको संपन्न होने में कई वर्ष कई महीने लगते हैं उनको हम बोलते हैं अतिमंद सुपर स्लो रिएक्शन। जैसे बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करते हैं तो क्या बनता है? जल। ये अभिक्रिया बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर संपन्न होती है तो इसको कई वर्ष कई साल लगते हैं। मंद अभिक्रियाएं, अधिकांश अभिक्रियाएं जो अणुओं के मध्य होती है, आणविक अभिक्रियाएं, वो मंद गति से संपन्न होती है। ये कुछ मिनट घंटों में संपन्न हो जाती है, जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन। तो ज्यादातर अभिक्रियाओं को हम मंद अभिक्रियाओं में डिवाइड करते हैं। अब अभिक्रियाओं को स्पीड के आधार पर, वेग के आधार पर हम 3 भागों में बांट चुके हैं।
अब हम बात करते हैं अभिक्रिया के वेग का प्रकार। तो अभिक्रिया के वेग के प्रकार की बात कर रहे हैं, वेग के प्रकार। तो वेग को हम तीन प्रकार से डिनोट करते हैं। पहला है औसत वेग, औसत को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एवरेज। तो औसत वेग क्या होता है, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। मान लो एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R रिएक्शन करके प्रोडक्ट P बनाना है। शुरू में मान लो अभिकारक की सांद्रता R1 थी और बाद में कितनी हो गई R2। पहले समय T1 था, बाद में कितना हो गया T2। तो अभिक्रिया का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ औसत ले रहे हैं तो एवरेज AB लिख रहे हैं। ये किसके बराबर होगा, सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो देखो सांद्रता परिवर्तन कैसे निकालेंगे, बाद में कितनी होगी R2 माइनस पहले कितनी है R बटा समय बाद में कितना था T1 पहले कितना है, सॉरी बाद में T2 पहले कितना है T1। अब यहाँ साइन जो लगेगा वो किसका लगेगा, नेगेटिव। माइनस का साइन ये बता रहा है कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता घट रही है। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा R बटा डेल्टा T, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ये अगर हम बात करें कि मान लो पहले उत्पाद P1 था, बाद में P2 हो गया, यहाँ समय T1 था, बाद में T2 हो गया, तो उत्पाद के संदर्भ में जो एवरेज वेग होगा वो होगा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा P, परिवर्तन में लगा समय डेल्टा T, और यहाँ साइन क्या आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन बता रहा है कि समय के साथ उत्पादों की सांद्रता बढ़ रही है। अगर दोनों को शामिल करके लिखे तो R एवरेज हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा C बटा डेल्टा T, सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। प्लस तब हो जाएगा जब उत्पाद की बात करेंगे और माइनस तब हो जाएगा जब हम अभिकारक की बात करेंगे। अब देखो अगर हम एक सिंपल से ग्राफ की बात करें तो ग्राफ दो प्रकार का आता है, ए ग्राफ आता है घटता हुआ ऐसे और ए ग्राफ आता है ऐसे बढ़ता हुआ। यहां हम ले रहे हैं, यहां ले लिया जैसे हमने समय और यहां हमने क्या ले लिया सांद्रता। तो पहले देखो यहां सांद्रता शून्य थी, फिर धीरे धीरे पहले सांद्रता कितनी थी मैक्सिमम बिंदु पर थी, फिर धीरे क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है सांद्रता बढ़ रही है, इस साइड जा रहा है टाइम बढ़ रहा है। पहले सांद्रता अधिकतम थे, फिर समय के साथ घटते 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 कम हो रही है। इसका मतलब ये किसके लिए है, अभिकारक के लिए। और यहाँ देखो पहले सांद्रता शून्य थी, फिर समय के साथ साथ बढ़ रही है, तो ये किसके लिए है, उत्पाद। तो ये एक सामान्य ग्राफ की बात की थी अभिकारक उत्पाद के लिए। दूसरा जो वेग होता है वो होता है ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्टेंट। ताक्षणिक का मतलब होता है किसी निश्चित क्षण, मान लो घड़ी को हम नोट कर रहे हैं टाइम, और मैं कह रहा हूं कि जब समय 5 मिनट था एग्जैक्ट तब अभिक्रिया का वेग क्या था, या जब समय 5 मिनट 10 सेकेंड था तब अभिक्रिया का वेग क्या था। तो किसी निश्चित समय की जब बात करते हैं तो वेग क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग। तो किसी निश्चित क्षण रासायनिक अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो R इंस्टेंट जो है ये बराबर होगा dR बटा dt माइनस, या R इंस्टेंट होगा प्लस dP बटा dt। ये अभिकारक के संदर्भ में है और ये किसके संदर्भ में है, उत्पाद। दोनों को शामिल करेंगे तो रेट ऑफ इंस्टेंट यानी ताक्षणिक वेग हो जाएगा प्लस माइनस dC बटा dt। अभिक्रिया का जो ताक्षणिक वेग है ये सांद्रता समय ग्राफ के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हम ग्राफ बना के देख सकते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, मान लो मैंने एक स्लोप खींचा है, यहां ले लिया सांद्रता और यहां मैं ले रहा हूं समय। ये ऐसा मान लो हमने ग्राफ खींचा अभिक्रिया के संदर्भ में। तो मान लो हमें इस समय अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना था, हम क्या करेंगे, यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसको इस अक्ष पर मिलाएंगे
ऐसे और फिर इन बिंदुओं को इस अक्ष पर भी मिलाएंगे। तो यहाँ अपना ये जो पोर्शन है ये क्या आएगा, ढाल। तो ताक्षणिक वेग सांद्रता समय ग्राफ के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच के ज्ञात करते हैं। ये जो ढाल है, ढाल का ये जो बिंदु है ये अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बताएगा और ये क्या बताएगा, इस परिवर्तन में लगा समय। लेकिन अगर हम यही बात औसत वेग की करेंगे तो हम मान लो इस समय और इस समय की बात करेंगे, क्योंकि निश्चित समय अंतराल है, इसको इस अक्ष पर मिला देंगे, इसको भी इस अक्ष में मिलाएंगे, फिर इसको डाउन वाले अक्ष पर, इसको भी डाउन वाले अक्ष पर। तो ये जो अपना टाइम पीरियड है ये बताएगा किसको, डेल्टा टी को, और ये जो गैप है ये बताएगा डेल्टा आर को। तो औसत वेग एक निश्चित समय अंतराल में ज्ञात करते हैं और ताक्षणिक वेग किसी निश्चित क्षण ज्ञात करते हैं। तीसरा जो वेग है वो है प्रारंभिक वेग। t बराबर 0 समय, जब अभिक्रिया को शुरू करते हैं तो समय 0 होता है, तो अभिक्रिया को जब शुरू करते हैं उस समय अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कैसे ज्ञात करते हैं, हम क्या करते हैं, सांद्रता समय ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। अब जब आगे बढ़ाएंगे तो मान लो ये इस बिंदु पर काट रहा है, तो इस बिंदु पर काटेगा तो टाइम कितना हो जाएगा, 0। तो इस बिंदु पर जो अभिक्रिया का वेग होगा वो क्या कहलाएगा, प्रारंभिक वेग। तो वेग तीन प्रकार की हमने बात कर ली, औसत वेग, निश्चित समय अंतराल में, किसी क्षण वेग, ताक्षणिक वेग, और अभिक्रिया के प्रारंभ में जब समय 0 होता है उस समय अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग। अब हम जब वेग की बात कर रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग हम ज्ञात करते हैं अभिक्रिया की रस समीकरण विधि से। रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्री है, रस समीकरण विधि, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि अभिकारक के कितने मोल भाग ले रहे हैं और उत्पाद के कितने मोल भाग ले रहे हैं। मान लो मैं सिंपल सी रिएक्शन लिख रहा हूं, M1A प्लस M2B कन्वर्ट हो रहे हैं N1C प्लस N2D। यहाँ M1 M2 अभिकारक के मोल और N1 N2 उत्पाद के मोल। अब हम क्या करते हैं, रस समीकरण विधि द्वारा जब अभिक्रिया का वेग ज्ञात करते हैं तो इकाई में लिखा जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/m1 माइनस, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता लगातार चेंज हो रही है, ए की सांद्रता परिवर्तन, परिवर्तन में लगा समय, ये किसके बराबर होगा, -1/m2, बी की सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन में लगा समय, ये बराबर हो जाएगा प्लस 1/n1, सी की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, ये बराबर हो जाएगा प्लस 1/n2 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो अभिकारक की सांद्रता के लिए हम माइनस लगा रहे हैं क्योंकि समय के साथ लगातार सांद्रता घटती है, और उत्पाद की सांद्रता के लिए हम प्लस लगा रहे हैं क्योंकि समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो इस रस समीकरण विधि द्वारा वेग को इकाई में लिखकर हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। अब अपना जो टॉपिक आता है वो है वेग को प्रभावित करने वाले कारक। वे कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ सकता है या घट सकता है। तो पहला है अभिकारकों की सांद्रता। यदि हम अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक उत्पाद बनता है। तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। दूसरा है अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति। यदि अभिकारक वे उत्पाद अणुओं की संरचना और उनके मध्य होने वाली टक्कर सही दिशा में हो रही है, उनके बीच में परबल बंध बनते हैं तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, और अगर बंध को टूटने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, नया बनने वाला बंध परबल नहीं है, तो अभिक्रिया का वेग कम होगा। थर्ड जो हम बात कर रहे हैं वो है ताप। ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप पहले की तुलना में टक्करें अधिक हो जाती है। यह देखा गया है
कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया जाए तो वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया जाए तो वेग पहले का 2 से 3 गुना हो जाता है। नंबर 4, विकिरण का प्रभाव। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अगर उनको सूर्य का प्रकाश मिल जाए तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। अगर इस अभिक्रिया को सूर्य का प्रकाश मिलता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। नंबर जो 5 है क्वेश्चन, वो है उत्प्रेरक का प्रभाव। अगर हम उत्प्रेरक की बात करें तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं संगठन और गुणों की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। यहाँ हम रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का धनात्मक प्रभाव लेंगे तो हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक सक्रियण ऊर्जा है, ये सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देते हैं। परिणाम स्वरूप अधिक अभिकारक अणु उत्पाद में बदलते हैं, अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जितने ज्यादा अभिकारक अणु उत्पाद में बदलेंगे अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा, और जितने कम अभिकारक अणु उत्पाद में बदलेंगे अभिक्रिया का वेग उतना ही कम होगा। तो इसको हम एक नामांकित वितरण वक्र से समझ जा सकते हैं, या ऊर्जा रेख। यहां मैं ले रहा हूं स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा ले रहे हैं? स्थितिज ऊर्जा। और यहां जैसे हम ले रहे हैं अभिक्रिया निर्देशांक। जैसे जैसे आगे जाएंगे रिएक्शन बढ़ती जाएगी आगे। तो ये जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया और एक और मैंने बना दिया, इसको थोड़ा अलग करने के लिए डॉटेड लाइन बना देते हैं। ये जो एनर्जी बैरियर है, ध्यान रखें यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा। ये है एक ऊर्जा अवरोध है, यहां अभिकारक है, यहां उत्पाद है। अभिकारक वही अणु उत्पाद में बदलेंगे जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। अब ये जो एनर्जी बैरियर है सीधी रेखा वाला, ये क्या है? ये है उत्प्रेरक की एब्सेंसी में, अनुपस्थिति में। ये दूसरा वाला जो है ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हमने उत्प्रेरक यूज लिया है, सक्रियण ऊर्जा का मान पहले की तुलना में घट जाता है। तो वक्र क्या बता रहा है? हम कहेंगे वक्र से स्पष्ट है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, इसके लिए ऊर्जा आरेख बनाइए। तो हम ये बनाएंगे। और एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, आरेख द्वारा समझाइए। तो दोनों क्वेश्चन हम यहाँ कर चुके हैं। तो ये तो हमने बात की थी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की। अब हम बात कर रहे हैं वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक, इसकी बात करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सी रिएक्शन ले रहे हैं। मान लो M1A और M2B अणु रिएक्शन करके क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट B। अगर हम इसके संदर्भ में अभिक्रिया का वेग लिखना चाहें तो अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा? अभिकारक की सांद्रता A और अभिकारक की सांद्रता B। अगर हम समानुपाती का मान घटाएंगे तो हो जाएगा वेग बराबर K A B। मान लो इसकी पावर y है, इसकी पावर x और y इनके मोलों की संख्या नहीं है। x और y का निर्धारण प्रयोग द्वारा किया जाता है, जो इनकी कोटि कहलाती है। अब अगर मैं कहूं a बराबर b बराबर 1,
यानी अभिकारक की सांद्रता जब इकाई हो तो वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर हो जाएगा के। और ये जो के है इसको हम बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इसको हम बोलते हैं वेग व्यंजक। वेग व्यंजक में हम अभिक्रिया का वेग उनके संदर्भ में लिखते हैं जिस पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है। तो देखो विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक के का अगर हम परिभाषा निकालना चाहें तो क्या होगी, जब सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तब अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक कहलाता है। जब हमने सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई ली है तब अभिक्रिया का जो वेग है वो विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। अब जो ये के है इसका अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए मात्रक अलग अलग होता है। तो अगर हम के का मात्रक डिसाइड करना चाहें, के का मात्रक, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो किसी का ध्यान ज्ञात कर सकते हो। इसका फॉर्मूला है सांद्रता 1 - n और समय -1। अब देखो जैसे हम सबसे पहले निकालना चाहें शून्य कोटि का, तो शून्य कोटि का निकालना चाहें तो क्या होगा, देखो सांद्रता की पावर 1 - n। तो जब देखो पावर 1 है, ये n क्या है कोटि, तो 1 - शून्य कोटि के लिए 0 निकालने क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा सांद्रता की पावर 1 समय इनवर्स। ये जो फॉर्मूला है इसमें n की वैल्यू क्या है कोटि, हम निकाल रहे हैं शून्य कोटि, तो n का मान शून्य होगा। तो शून्य होगा तो क्या होगा 1 - शून्य 1 ही होगा। अब देखो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और समय सेकंड में लेंगे तो सेकंड इनवर्स। ये के का मात्रक किसके लिए हो गया, शून्य कोटि। अब बात करते हैं प्रथम कोटि। प्रथम कोटि का मतलब है ये n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, यानी ये पूरा सांद्रता वाला पद तो 1 हो गया इकाई, तो बाकी क्या बचेगा सेकंड इनवर्स। अब हम जैसे बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है 1 - n की वैल्यू 2, तो क्या आएगी चार्ज -1। तो हम क्या करेंगे, सांद्रता इसकी पावर आ गई -1 और समय इनवर्स तो है, इसमें को चेंज नहीं करना। अब सांद्रता का होता है मोल प्रति लीटर, लेकिन पावर -1 है तो ये तो -1 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आगे क्या है सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के का मात्रक होगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, प्रथम कोटि का होगा सेकेंड इनवर्स, और द्वितीय कोटि का होगा मोल लीटर इनवर्स, सॉरी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया के का मात्रक की बात। अब अगला जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। देखो कोटि और आणविकता की जब बात करते हैं तो आणविकता वे होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या कहलाती है आणविकता। लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या जिस पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है वो क्या कहलाता है कोटि। आणविकता कभी शून्य नहीं होती, आणविकता हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन कोटि शून्य हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। आणविकता जो है ये इसके द्वारा अभिक्रिया की क्रियाविधि का पता नहीं चलता, जबकि कोटि द्वारा हम अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझा सकते हैं। आणविकता सैद्धांतिक राशि है, रिएक्शन को बैलेंस करके ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कोटि प्रायोगिक राशि है। इसके लिए हमें यह देखना पड़ता है कि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है या किस पर नहीं। तो मैं एक सामान्य एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, अमोनिया का निर्माण, प्लेटिनम सतह है। तो अगर हम जैसे मान लो यहाँ आयरन भी ले सकते हैं, तो अगर इसकी आणविकता की बात करेंगे तो हम कहेंगे एक नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन, आणविकता 4 होगी, लेकिन इसकी कोटि क्या है शून्य। ये अभिक्रिया जो है इसका वेग ना तो नाइट्रोजन की सांद्रता पर डिपेंड करता है और ना ही हाइड्रोजन की सांद्रता पर डिपेंड करता है। तो कोटि के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये जैसे अमोनिया का जैसे N2+3H2, ऐसे ही प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का विघटन,
तो अमोनिया विघटित होगी तो क्या देगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। लेकिन अगर हम कहें कृत्रिम नाभिकीय से जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनका से क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ऐसे ही एथेन का हाइड्रोजनीकरण वो भी क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो ये बात होगी अपने अभिक्रिया की कोटि और आणविकता की। अब हम विभिन्न प्रकार की कोटि की अभिक्रियाओं के समाकलित वेग समीकरण और उनके अर्धायुकाल की गणना करेंगे। तो ये थोड़ा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, इसको हम ध्यान देंगे। एक बार देख के फिर वीडियो को रोक कर मैन्युअली करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं करते हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसको ध्यान देंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया में मान लो कोई आर अभिकारक है, वो चेंज हो रहा है उत्पाद पी। मैं अभिक्रिया का वेग लिख रहा हूं अभिकारक के संदर्भ में, तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, लेकिन यह चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि हमें पता है कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, इसलिए साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। तो अभिक्रिया का जो वेग है ये किसके समानुपाती होगा, आर। अभिकारक की सांद्रता की घात क्या होगी, शून्य, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि शून्य है, इसका मतलब अभिकारक की सांद्रता की घात में क्या करनी पड़ेगी, शून्य। यह अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो अगर समानुपाती का मान घटाएंगे तो माइनस डी आर बटा डी टी इक्वल टू के, और जब किसी राशि की घात 0 होती है वो कितनी होती है, 1। अब इस डी टी को इस तरफ लाते हैं तो माइनस डी आर बराबर के डी टी। इस समीकरण को हम क्या करेंगे, समाकलन। तो हम लिख रहे हैं समाकलन करने पर, तो देखो समाकलन मान लगा देते हैं, माइनस डी आर बराबर माइनस के डी टी। तो डी आर का समाकलन हो गया माइनस आर, और के डी टी का हो गया के टी प्लस सी। सी क्या है, समाकलन स्थिरांक, इसको मान हम दे रहे नाम 1, ये दे रहे समीकरण नंबर 2। अब जो सी है ये समाकलन स्थिरांक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक अवस्था लागू करनी पड़ेगी। तो प्रारंभिक अवस्था लागू करने पर, प्रारंभिक अवस्था का मतलब है तब अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, शुरू में r0, और समय कितना था, 0। तो इस समीकरण में हम प्रारंभिक अवस्था लागू करेंगे तो माइनस आर की जगह क्या लिख दिया, r0 बराबर के गुणा टी की जगह क्या लिख दिया, 0 प्लस सी। तो सी बराबर क्या आ गया, ये तो 0 हो गया, सी बराबर हो गया माइनस r0। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम सी का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 देखो ये माइनस आर बराबर के टी प्लस सी, और सी की वैल्यू है ये माइनस r0। अब माइनस r0 किस तरफ ले आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो r0 माइनस आर बराबर के टी, तो के बराबर क्या हो जाएगा, r0 माइनस आर बटा टी। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के का फॉर्मूला है। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं के बराबर x बटा टी। x क्या है, t समय पर अभिकारकों की सांद्रता, और r0 क्या है प्रारंभ में, और r क्या है बाद में, जब हम सांद्रता निकाल या अभिक्रिया का वेग ज्ञात करें तब सांद्रता। तो r0 माइनस r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x। अब हम बात कर रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल या अर्धायुकाल। अर्धायुकाल को हम रिप्रेजेंट करते हैं t1/2, t हाफ। अर्धायुकाल क्या होता है, वह समय जिसमें अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, अर्धायुकाल कहलाता है। तो हम शून्य कोटि अभिक्रिया के k की वैल्यू रखते हैं k बराबर r0 माइनस आर बटा टी। टी को इस तरफ ले आते हैं तो t बराबर r0 माइनस आर बटा क्या हो जाएगा, k। अब देखो जब अर्धायुकाल वाले कंडीशन डालेंगे तो t बराबर क्या लिखेंगे, t1/2, और जब अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, यानी t समय पर जो r है ये r कितना होना चाहिए, r0 बटा 2। तो देखो रखेंगे तो यहाँ रख दिया t1/2 बराबर r0 माइनस r की जगह रखेंगे r0/2 बटा k। अब देखो ये पूरा r0 है, इसमें से आधा r0 निकालेंगे कितना रहेगा, तो t हाफ बराबर r0 बटा 2। पूरे r0 में आधा r0 निकालेंगे, आधा r0 रहेगा, और इसके गुणा में क्या है, k। ये शून्य कोटि अभिक्रिया
के अर्धायुकाल का समीकरण है। और अर्धायुकाल में हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, R0। तो इस समीकरण से क्या स्पष्ट है, इस समीकरण से स्पष्ट है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो दो क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की या समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, और दूसरा है शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से ये स्पष्ट कीजिए कि इसका अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तुमने ये ले लिया है।